जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सीरीज का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 25:26 है। मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है। द रेशियो ऑफ कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 25:26। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है? तो क्वेश्चन में लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस को सीपी लिखते हैं और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को एसपी लिखते हैं। कास्ट प्राइस कितना दिया गया है? तो इसके बीच अनुपात दिया गया है 25:26, ठीक है। ये दिया गया है। किसी वस्तु का कास्ट प्राइस 25 रुपये है और उसे बेचा कितने में जा रहा है? 26 में बेचा जा रहा है। 25 में खरीद करके 26 में बेचा जा रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकाला जाएगा? कास्ट प्राइस पर निकाला जाएगा। तो कास्ट प्राइस कितना है? 25 है, ठीक है। और 1/25 क्या होता है? 4% होता है, ठीक है। 1/25 4%। अगर नहीं समझ रहे हैं तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से यहाँ गुणा कर देंगे, 25 से काटेंगे 4 बार में, तो 1/25 क्या आएगा? 4% आएगा। यानी लाभ कितने का होगा? तो 4% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटा सा ही, लेकिन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? √30 मतलब एक पूरे अंडर रूट के अंदर क्या है? √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस प्रकार दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है? इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ जैसे 30 है, ठीक है। इसी प्रकार इनफाइनाइट तक दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? क्या दिया गया है? 30 दिया गया है, तो आपको करना क्या होगा? 30 का ऐसा आप 2 फैक्टर ढूंढिए कि गुणा करने पर 30 आए, लेकिन उन दोनों फैक्टरों के बीच का जो अंतर हो 1 का हो, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 6 में 5 का गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और इन दोनों फैक्टरों के बीच का अंतर कितने का है? 1 का अंतर है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे सीरीज कैसी चल रही है? सीरीज प्लस प्लस में चल रहा है, ठीक है। सीरीज कैसे चल रहा है? प्लस प्लस में चल रहा है। अगर सीरीज प्लस प्लस में चलेगा तो जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए यहीं प्लस की जगह पर यह सीरीज माइनस माइनस में चल रही होती, तो आप क्या करते? छोटा फैक्टर लेते, तब छोटा फैक्टर 5 है, तब 5 इसका राइट आंसर होता अगर सीरीज माइनस माइनस में चल रही होती। लेकिन यहाँ सीरीज प्लस प्लस में चल रहा है, तो हम बड़ा फैक्टर लेंगे, तो 6 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ दिया गया है 9,36,000 रुपये के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा गया। चारुदत्ता को कितने रुपए मिले? ठीक है। 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति क्या हैं? अनिरुद्ध है, बलवंत है, चारुदत्ता है। इसे हम सी से, ठीक है, CH से लिखते हैं। 9,36,000 रुपये के लाभ को किस अनुपात में बांटा गया? तो 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है। कितने रुपए को? तो इतने रुपए को 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। तो टोटल अनुपात में राशि कितनी है? यानी टोटल अनुपात में जो लाभ हुआ है वह कितना है? तो 2 और 3 5 5 5 10 10 अनुपात क्या है? टोटल लाभ हुआ है। जबकि रुपयों में कितना लाभ हुआ है? तो 9,36,000 है, ठीक है। 9,36,000 रुपये है। यहाँ से अगर हम 1 अनुपात का मान निकालें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? यहाँ से
यहाँ से देखिए 93,600 हो जाएगा, तो 93,600 हो गया। पूछा क्या गया है, चारुदत्ता को कितने रुपए मिले, तो चारुदत्ता को देखिए 5 अनुपात मिले हैं। एक अनुपात का मान कितना है 93,600 से, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 93,600 गुणे 5 हो जाएगा। 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 5 अंक 30 की 0, ठीक है, यानी लास्ट में जिसके 3 0 हो, मतलब 2 ऑप्शन में लास्ट में 3 0 है। तो एक बार और हल करते हैं, या आपको हम एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे 9 3 6 00 में 5 से गुणा करना है, ठीक है। आप करिए क्या, 5 का डबल कर दीजिए, 10 हो गया, और 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 2 से हम भाग कर देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो गया, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, और 00 1 0 और यहाँ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 46,800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 3,000 रुपये और 2,400 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है तो बी को कितना हानि हुआ होगा, ठीक है। हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पार्टनरशिप हम पढ़ते हैं उसमें जो भी लाभ होता है और जो भी हानि होता है वह किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो हानि और लाभ उनके निवेश के अनुपात में होता है, और जितने समय के लिए निवेश करते हैं उस अनुपात में होता है, ठीक है। देखिए ए और बी हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए ने कितना किया 3,000 रुपये निवेश किया, और बी ने कितना निवेश किया 2,400 रुपये निवेश किया, ठीक है। यदि 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मतलब 12 महीने के लिए इतना लगा था, उसका पैसा, ए का पैसा और बी का पैसा 12 महीने तक 2,400 लगा था, ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इनके इसी रेशियो में होगा, ठीक है। बस यहाँ से काटेंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में है, तो निवेश के अनुपात में हम कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे, 6 चौक क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह क्या है इनका, देखिए कितना हुआ 720 की हानि हुई। हानि कितना हुआ, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 अनुपात हानि हुआ। 9 अनुपात किसके बराबर है, तो 720 के बराबर है। एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 9 8 72, एक अनुपात का मान 80 आएगा। पूछा क्या गया है, तो बी को कितनी हानि हुई। बी को देखिए, बी को कितना अनुपात हानि हुआ, 4 अनुपात हुआ। एक अनुपात बराबर 80, तो 4 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणे 4 हो जाएगा, तो 4 8 कितना होगा 32 होगा, यानी 320 रुपये की हानि बी को हुई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है तथा उसे 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। देखिए 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/4 आएगा, यानी जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 4 है, उस पर 1 का छूट देता है, ठीक है। 25%, 4 का 25% कितना होता है 1 होता है, 1 का डिस्काउंट देता है, यानी बेचता कितने में है, बेचता कितने में 4 का 25% मतलब 1 का डिस्काउंट मतलब 3 में बेचता है, ठीक है। बेचता है तथा उसे 15% की हानि होती है। देखिए 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, या 5 का कितना है 5% बराबर कितना होता है, तो 5% बराबर होता है 1/20, ठीक है। 5% बराबर 1/20, 15% बराबर 3/20 हो जाएगा, ठीक है। 3/20 हो गया। देखिए 15% की हानि होती है, मतलब सीपी क्या है, खरीदा कितने में है 20 में खरीदा है, और बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस बेच कितने में रहा है 20 में खरीद करके 3 में
3 के घाटे पर बेच रहा है, मतलब 17 में बेच रहा है। ठीक है, 17 में बेच रहा है। देखिए उसी वस्तु को यहाँ 3 में बेच रहा है, उसी वस्तु को यहाँ 17 में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य समान करना है तो यहाँ 17 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, अनुपात में है तो पूरे में गुणा हो जाएगा। गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 68 हो गया, अनुपात यहाँ 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा और यहाँ 51 हो गया। ठीक है, देखिए अनुपात क्या हो गया, जो यहाँ सेलिंग प्राइस है 51 है और यहाँ भी सेलिंग प्राइस 51 है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, प्रतिशत लाभ कितना है, तो सीपी कितना है, खरीदा कितने में है, खरीदा कितने में है, 60 में खरीदा है। ठीक है, 60 में खरीदा है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए, सीपी कितना है, 60 है और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 51 है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, अंकित मूल्य कितना है, 68 है, यानी एमपी कितना है, एमपी 68 है। ठीक है, यहाँ से देखिए खरीदा कितने में है, 60 में खरीदा है और 68 में बेचना चाह रहा है, यानी मार्क प्राइस पर ही बेचना चाह रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, कास्ट प्राइस 60 है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100%, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। ठीक है, गुणा कर देंगे, 5 8 40, 40 में 3 से भाग कर देंगे, 40/3 तो कितना आएगा, 40/3, तो यहाँ से हो जाएगा 13 तिया 39 और 40, मतलब 13.33% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। इस प्रकार आप कर लेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस हमने सेम कर दिया, यहाँ जो सेलिंग प्राइस था वही सेलिंग प्राइस यहाँ हो गया। तो जब सेलिंग प्राइस समान हो जाए तो सीपी, एमपी और एसपी के बीच आपस में रेशियो निकल जाएगा, तो वहाँ से हम हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है, वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उस द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496.80 रुपये में बेचे। ठीक है, देखिए 450 रुपये में खरीदता है, कोई दुकानदार 450 रुपये में खरीदता है और क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है। 100% अपने आप में था, 20% अधिक अंकित करेगा, 120% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 के जीरो, हासिल 6, 12 चौक 48, 48 6 कितना होगा, 8 6 14, यहाँ से 540 हो जाएगा। ठीक है, 540 हो गया। और बेच कितने में रहा है, ये क्या है, तो ठीक है ये क्या है, अंकित करता है, एमपी है, मार्क प्राइस है, और बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस बेच कितने में रहा है, 496.80 में बेच रहा है। इसको हम सरल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सरल ना करके हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए कितना यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, क्या बोला गया है, डिस्काउंट हमें निकालना है, डिस्काउंट हमें निकालना है। 540 क्या है, एमपी है, और बेच कितने में रहा है, 496.80 में, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है यह हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 यहाँ हुआ और यहाँ 3.2, 40 और क्या हो जाएगा 3.2, मतलब 43.20 का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, इतने का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट परसेंट किस पे निकालेंगे, एमपी पर निकालेंगे। एमपी कितना है, 540% में बदलने के लिए 100% से हम गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4320 हो गया बटे 540 हो गया। काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा, या हाँ चलिए 2 से ही हम एक बार काटते हैं, यहाँ 27 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 16 दूना 32 हो गया। ठीक है, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 7 21, 3 दूना 6, हाँ 9 8 72। ठीक है, 9 8 72, 8 बार कटेगा, यानी 8% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3√2, 3√7, 6√5, 2√20 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 3√2, 3√7, 6√5, 2√20। ठीक है, ये दिया गया है। जैसे मान लीजिए
2 अंडर रूट 2 है, इस 2 को अंदर भेजने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसके अंदर भेज सकते हैं। तो अंदर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लिख करके इसे अंदर भेजेंगे, ठीक है। 3 को अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर होकर जाएगा, 9 हो गया, 9 दूनी 18, अंडर रूट 18 हो गया। यहाँ से इस 3 को अंदर भेजेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9 7 63 हो जाएगा, तो अंडर रूट 63 हो गया। 6 को अंदर भेजेंगे, 36 हो जाएगा। 36 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 36 पंचे कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। 36, हाँ 6 पंचे 30, और हाँ 3 बचे, हाँ ठीक है, 180। 2 का अंदर गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 180 क्या है, यहाँ सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा आप उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वह नंबर भी सबसे बड़ा ही आएगा। अगर आप इस प्रकार नहीं समझ सकते हैं तो हम कोई दूसरा मेथड बता देते हैं। जैसे 18 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 18 की पावर 1/2, और यहाँ से 63 की पावर 1/2, और यहाँ 180 की पावर 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 80 की पावर 1/2, ठीक है। अब आप करिए क्या, ये जो हर में दिया गया है 1/2 1/2 1/2, तो 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। जो हर में है 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, ठीक है। 2 से हम सब में गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से सब में हम गुणा कर देते हैं तो क्या बचेगा, 18 की पावर 1 हो जाएगा, 63 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ से 180 की पावर 1 और 80 की पावर 1 हो जाएगा। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 180 है, तो 180 कहाँ से आया है, 180 कहाँ से आया है, 180 आया है 6√5 से आया है, तो 6√5 ही क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लेती है, दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए माना हमने लेट जो दूरी है हम मान लेते हैं x है, ठीक है। टाइम क्या दिया गया है, एक क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, एक इसके बराबर है, डिस्टेंस हमने माना है क्या है, x है, और टाइम क्या दिया गया है, टाइम दिया गया 45 मिनट दिया गया है। इसको हम घंटे में बदलेंगे तो 45/16 कर देंगे, 60 कर देंगे, ठीक है, 60 कर देंगे। यहाँ से 15 3 45, 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 3/4 हावर है, ठीक है। अगर यहाँ से हम स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, x है, और टाइम कितना है, 3/4 है, ठीक है। यहाँ से हम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 4x/3 हो जाएगा। इतनी क्या है, स्पीड किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। आगे देखिए, यदि इसकी गति 5 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी नया स्पीड जो होगा, नया स्पीड क्या हो जाएगा, ये क्या है, पुराना स्पीड 4x-3 माइनस क्या है, अगर 5 हम कम कर देते हैं, ठीक है, 5 कम कर देते हैं, नया स्पीड हो जाएगा। तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। तो जो नया टाइम लगता है 3 मिनट अधिक लगता है, 45 मिनट पहले लगता था, 3 मिनट अधिक लगेगा, 48 मिनट लगेगा। घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 12 चौका 48, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम का गुणा हम डिस्टेंस स्पीड के साथ कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड हमारी कितनी है, नई वाली स्पीड क्या है, 4x/3 - 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है, नया टाइम कितना है, 4/5 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस हमने कितना माना है, x माना है, बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो x का मान आएगा वही डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम इसको हल करेंगे, ये गुणे में इधर कर देते हैं, भाग में हो जाएगा, ठीक है, इधर भाग कर देंगे, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या था, 4/5 था, तो यहाँ जाएगा
5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं, फिर गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, 5 को इस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, तो 4x माइनस 3 माइनस क्या हो जाएगा, 5x/4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 चौक 16x माइनस 3×5 15 क्या आएगा, 16x में से 15x घटाएंगे x हो जाएगा, x/12 इज इक्वल टू 5 आएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 12×5 60 आएगा। जो दूरी है कितनी है, 60 किलोमीटर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते थे लेकिन समझाना ज़रूरी था। तो यहाँ से क्या हो गया, वो क्वेश्चन ख़त्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पाइप मान लेते हैं ए जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 12 घंटे लगते हैं। ये मान लेते हैं कोई टंकी है, यहाँ से एक नल इसको भर रहा है लेकिन टंकी में छेद है तो यहाँ से खाली हो रहा है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया में टोटल कितने घंटे लगते हैं, टोटल 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, टोटल कितने घंटे लगते हैं, टोटल 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, भर रहा है और तली में छेद है तो होल है तो H मान लेते हैं। H क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तब कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे। सबसे पहले हम टंकी की क्षमता निकालेंगे, 10 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा। मान लेंगे 60 यूनिट एफिशिएंसी या कैपेसिटी वाली कोई टंकी है। यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, 10 से भाग करेंगे 60 में 6 आएगा, 60 में 12 से भाग करेंगे 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। देखिए जो भरने वाला है प्रति घंटे 6 यूनिट पानी भरता है, जो छेद है वो प्रति घंटे 1 यूनिट खाली कर देता है, तब जाकर प्रति घंटे 5 यूनिट भरा जाता है। ठीक है, तो बोला क्या गया है, तो वह छेद टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। टोटल टंकी में 60 यूनिट पानी भरा जा सकता है और खाली करने वाला प्रति घंटे 1 यूनिट खाली करता है। तो 1 की रफ्तार से 60 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लगेगा, 60 घंटे लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।